Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Life After MBBS Residency Series Episode 1. I'm your host Nail Nadeem and I'm a fourth year MBBS student at SMC Karachi, and today we have a really special guest with us, that is a Dr. Kanza Tariq. She is a third year OBGYN resident and she has a really keen interest in OBGYN, and not only this, she has already appeared in a lot of national platforms. So a big welcome to her after ma'am, welcome to the show. Walaikum Assalam, and a very good morning and a very warm welcome to the viewers watching the show. And how are you? I'm great, and thank you so much आपने time निकाला from your very busy life, माशाल्लाह, क्योंकि residency is really difficult and OBGYN की residency is too much hectic. I know कि आपने time निकाला क्योंकि students के लिए, so that was such a big thing. No, that's my passion, and मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है वो तो हम कर ही रहे हैं, राइट? पर उसके साथ साथ अगर हम किसी स्टूडेंट को या किसी ऐसी फीमेल को जो कि घर बैठी है, शी कैन नॉट कम टू द क्लिनिक, एंड उसको हमारी बातों की वजह से कोई अवेयरनेस मिल जाती है या उसका कोई भला हो जाता है, तो आई थिंक ये भी एक सदका जारी है. एंड वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द पैरेलल पाथवेज जो हमारे काम के साथ चल रहे होते हैं. सीधा पाथवे अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने हमें जो इतना हुनर दिया, इतना टैलेंट दिया, तो हम पे बैक नहीं कर पाएंगे अपने लोगों को. तो आई थिंक लाइक सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल टू पे बैक टू द नेशन, आई थिंक. Exactly. So what was your journey from school to the med school? Okay, so the journey was a very simple yet full of struggle journey. So starting from when I was born in 1995, I was born in Karachi, and then I was taken by my mother to Muscat, Oman, where my father used to live and work. तो मेरी इनिशियल स्कूलिंग वहीं से हुई है, जो कि KG1 और KG2, राइट? फिर हम जब मैं 1 क्लास में आई तो फिर हम यहाँ मूव हो गए क्योंकि स्कूलिंग की वजह से, क्योंकि स्कूलिंग वाज नॉट एज पार द स्टैंडर्ड्स इन अरब कंट्रीज़. तो फिर मैंने अपनी स्कूलिंग की बीकन हाउस से, एंड आई डिड माई O levels and A levels इन द ईयर 2012 and 2014 रिस्पेक्टिवली. सो उसके बाद फिर ये कि आफ्टर ऑल द हसल एंड बसल ऑफ MD CAT एंड वो मेरिट का सारा सीन करने के बाद जो है, फिर आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह एबल टू ग्रैब अ सीट ऑन मेरिट इन SMC, एंड आई स्टार्टेड माई मेडिकल कॉलेज बैक इन 2014. फिर आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2019, एंड देन उसके बाद फिर हाउस जॉब इन द पीक कोविड एरिया. सो उस वाला टाइम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गुजर ही गया. उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर क्लियरिंग माई FCPS Part 1 एग्जाम, हियर आई एम इन माई रेजिडेंसी. और अब तो अल्लाह का शुक्र है, रेजिडेंसी भी लाइक इट्स टुवर्ड्स द एंड. सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी. Okay, so what's your residency journey and what are the steps to get into the residency in Pakistan? ओके सो बेसिकली पाकिस्तान में जो रेजिडेंसी होती है वो मशहूर है FCPS के नाम से, ठीक है? अब क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं बेसिकली वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ FCPS, ठीक है? बेसिकली देयर इज़ अ कॉलेज, हर एग्जाम का ना एक कॉलेज होता है, एक एसोसिएटेड कॉलेज होता है. जैसे कि यहाँ पर है CPSP, दैट इज़ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, राइट? सो व्हाट इज़ FCPS? FCPS इज़ फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स, राइट? सो नाउ यू नो व्हाट इज़ FCPS, ठीक है? कि आपने एक स्पेशलाइजेशन करनी है और उसके लिए आपने उसका एक फेलो बनना है, राइट? तो उसके लिए ना आपको एक पाथवे होता है, वो करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेजिडेंसी इटसेल्फ. सो रेजिडेंसी इज बेसिकली अ सैंडविच, ठीक है? इट्स अ सैंडविच बिटवीन 2 एग्जाम्स. यू हैव टू गिव FCPS Part 1, देन यू हैव टू डू अ 4-year ट्रेनिंग, ठीक है? और उसके बाद आपने FCPS Part 2 देना है. तो दैट्स अ सैंडविच, राइट? ठीक है, एक एग्जाम दिया, फिर ट्रेनिंग की, और फिर दूसरा एग्जाम दिया. तो दिस इज ऑल अबाउट द 4-year ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है? अब यहाँ तक आना कैसे है? यहाँ तक आना ऐसे है कि सबसे पहले तो आपका MBBS होना चाहिए, 5-year MBBS प्रोग्राम होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और अ प्राइवेट रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, पर वो रेकग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद 1 year हाउस जॉब मैंडेटरी, जो कि 6 months मेडिसिन में हो, 6 months सर्जरी में हो, ये एक मैंडेटरी चीज़ है. उसके बाद तीसरी चीज़ है कि आपका FCPS Part 1 क्लियर्ड हो इन योर डिजायर्ड सब स्पेशलिटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने OBGYN में आना था, तो मेरा OBGYN में FCPS Part 1 क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो इन GS और यू वांट टू गो इन जनरल मेडिसिन, देन यू नीड टू हैव अ FCPS Part 1 क्लियर्ड इन दैट पर्टिकुलर सब स्पेशलिटी. There's another really frequent questions from the medical students कि हमें सर्जरी लेना है या मेडिसिन लेना है, एंड सर्जरी लेना है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सर्जरी लेना है, एंड मेडिसिन लेना है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें मेडिसिन को प्रेफर करना है ओवर द सर्जरी. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम डॉक्टर Kanza. So let's see what her answer is.
So ma'am, how we have to figure out in the med school that कि हमें surgery लेना है या फिर medicine लेना है? ओके बेसिकली इसका जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना वो आपकी हाउस जॉब होती है, राइट? यू गेट अ 1 year हाउस जॉब, और वही वो जो है बेसिकली गोल्डन पीरियड होता है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करना होता है कि व्हाट आर यू मेड फॉर, व्हाट इज योर कॉलिंग, राइट? हर इंसान की कॉलिंग होती है, राइट? तो आपको यू नो इफ यू आर अ सर्जन तो आप जरा थोड़ा सा एक्टिव डायनामिक पर्सनैलिटी आपकी, और हर वक्त कुछ करते रहने की चाह, और एक जगह बैठे ना रहने वाली जो पर्सनैलिटीज होती है ना, बेसिकली टाइप ए पर्सनैलिटीज आर मेड फॉर सर्जरी, राइट? एंड मेडिसिन वाली वो जरा कूल एंड काम, जरा इंट्रोवर्ट लोग जो एक ओपीडी में बैठ के आराम से मेडिसिन लिखते रहें, यू नो दे आर मोर यूज टू इट. नेवरदलेस एक्सेप्शंस होती हैं, हर जगह होती हैं, ठीक है? हो सकता है कोई इंट्रोवर्ट उठ के सर्जन बन जाए एंड वाइस वर्सा, राइट? पर यूजुअली तो यही होता है कि आप हाउस जॉब में देखते हो बिकॉज यू गेट टू डू 6 months ऑफ मेडिसिन एंड 6 months ऑफ सर्जरी. तो आपके पास एम्पल टाइम होता है कि आप देखें अपने आप को सेटअप में कि आप उस सेटअप के यूज टू हो रहे हैं, वो सेटअप आपको एक्सेप्ट कर रहा है और आप उस सेटअप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज आई थिंक द बेस्ट टाइम टू डिसाइड कि वेदर यू आर मेड फॉर मेडिसिन और मेड फॉर सर्जरी. How do you know that you wanted to pursue the surgery and specifically the OBGYN? Even you have told me कि आपने जो है वो OBGYN के अंदर हाउस जॉब नहीं की. So how did you figure out? क्योंकि आपने अभी बोला है कि हाउस जॉब में फिगर आउट करेंगे, लेकिन आपने तो हाउस जॉब में नहीं किया OBGYN. So how did you find that? अच्छा, मेरी तो बहुत ही मज़े की स्टोरी है. वो स्टोरी ये है कि मुझे तो MBBS के बाद कुछ करना ही नहीं था, मुझे तो GP बनना था, ठीक है? प्राउडली मुझे जो है ना मेरी बस हो गई थी कि मैंने कहा था कि बस MBBS हो गया, हाउस जॉब हो गई, बस बहुत पढ़ाई हो गई, ठीक है? अब आई डोंट वांट टू स्पेशलाइज, राइट? पर देन अगेन आई टुक अ गैप आफ्टर माई हाउस जॉब एंड अराउंड 5-6 months का गैप था, जिसमें अम्मी के ताने मुझे रोज़ मिल रहे होते थे कि तुम्हारी फलां दोस्त ने FCPS Part 1 कर लिया है, तुम क्यों नहीं कर रही हो? देखो उसने MLE भी दे दिया है, देखो उसने प्लैब भी दे दिया है, तुम क्या कर रही हो? यू नो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन लाइफ, ठीक है? तो फिर अम्मी के बहुत कहने के बाद जो है ना वो मैंने एक करीबी हॉस्पिटल में ना RMO शिप स्टार्ट की, ठीक है? तो जब मैंने RMO शिप स्टार्ट की तो आई यूज्ड टू बी द मॉर्निंग RMO, तो कंसल्टेंट आती थी राउंड पे, ठीक है? Okay, sorry. नहीं, it's okay. What is the RMO basically? क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता what is an RMO shift, ठीक है? अच्छा, ओके. इफ यू गाइज वांट वी कैन टच दैट टॉपिक लेटर इन डिटेल एज वेल, लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूँ इट्स अ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बेसिकली, ठीक है? तो अगर हम छोटे सेटअप्स की बात करें तो वहाँ पे RMO इज लाइक शिफ्ट बेस्ड होते हैं, 6 hour की शिफ्ट होती है एंड यू आर द ड्यूटी डॉक्टर बेसिकली, ठीक है ना? उस वक्त फॉर एग्जाम्पल हर वक्त तो कंसल्टेंट ऑन कॉल नहीं होता ना, कंसल्टेंट तो नहीं होगा वहाँ पे. तो कोई भी मसला है, जनरल OPD है, कोई भी इशू है, तो वो RMO देख रहा होता है, वो ड्यूटी डॉक्टर देख रहा होता है. फिर अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा मसला है कि मुझे कंसल्टेंट को कॉल कर लेनी चाहिए, बुला लेना चाहिए, तो फिर वो कंसल्टेंट को कॉल दे देता है, ठीक है? पर यूजुअली जो सारे OPD और जनरल SOS मसाइल हैं वो सारे जो है ना वो RMO देख रहा होता है. तो आई वॉज RMO इन द मॉर्निंग और कंसल्टेंट आती थी और शी वॉज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और वो आती थी जो है ना बड़े अपने स्वैग के साथ अपने आके उन्होंने पेशेंट्स देखे, फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए, फिर मैंने ऑर्डर्स फॉलो कराए. तो ना बैक व्हेन जब मैं अपने क्लिनिक में जाके वापस बैठती थी तो मैं सोचती थी कि कंज़ा ज़िंदगी में मुझे ये तो नहीं बनना, ज़िंदगी भर मैं ऐसे तो नहीं कर सकती कि यू नो मैं ऑर्डर्स फॉलो करती रहूँ, यू नो लाइक आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक हर, यू नो शी यूज्ड टू कम इन हर स्टिलेटोज और टक 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 टक, यू नो. तो आई वांटेड टू बी दैट, यू नो कि मुझे तो वो बनना है, राइट? तो फिर वो कहते हैं ना कि आप जब अपने ग्राउंड में आते हैं तो फिर आपको वापस से फील आती है कि नहीं यार मेरा क्या पोटेंशियल है, यू नो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो फिर देन एंड देयर आई क्विटेड माई जॉब, आई क्विटेड द RMO शिप, आई डिड इट ओनली फॉर 2 months. और उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा कि अब तो Part 1 देना है भाई, अब तो स्पेशलाइज करना है. अब ये था पहला स्टेज. अब भाई करना किसमें, यू नो? अगला सवाल वही सवाल जो आप लोग के माइंड में भी करना किसमें, ठीक है? तो फिर देन अगेन आई कंटेम्पलेटेड माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि भाई मैं तो मेडिसिन तो नहीं कर सकती, मतलब वो एक जगह बैठ के वो जो है ना मेडिसिन नहीं लिख सकती मैं. आई डोंट हैव दैट, मुझे तो फौरन हल चाहिए, और आई एम दैट पर्सन जिसको कुछ करते रहना होता है. तो मैं तो आई वांट टू बी अ सर्जन. एक बात क्लियर थी मेरे माइंड में कि आई वांट टू बी अ सर्जन, ठीक है? अब सर्जन कौन सा सर्जन, देन अगेन, राइट? तो अब उसको मैंने एक्सक्लूड ऐसे किया कि GS था ऑप्शन मेरे पास, और बहुत सारी चीज़ें थी, पर मैंने कहा हर फील्ड जो है ना, चाहे वो यूरोलॉजी हो, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, चाहे वो कोई और सी फील्ड हो या प्लास्टिक सर्जरी हो, एवरीवेयर देयर वाज मेल डोमिनेंस, ठीक है? तो मुझे ही समझ में आया, मैंने कहा OBGYN इज़ वन फील्ड जहाँ पे अगर आप काम अच्छा करें तो विद इन अ फ्यू ईयर्स आप अपना नाम बहुत अच्छा बना सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फीमेल डोमिनेंट फील्ड ना. आजकल हालांकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट बैक देन व्हेन आई वाज चूजिंग इट तब यही ट्रेंड था कि आप जो है ना जाएंगे, पेशेंट जाएगा और बैठी भी अगर एक मेल सर्जन और एक फीमेल सर्जन, और आज भी कहीं ना कहीं होगी स्टीरियोटाइपिंग, तो ना वो पेशेंट जो है ना वो कह देता है कि ना मुझे आई वुड लाइक अ मेल सर्जन. तो फिर ना बहुत आपको ना वो होता है कि ना आपने इतना पढ़ा है और उसके बाद अगर इस तरह का जेंडर बायस हो रहा है तो फिर यू फील अ लॉट ऑफ यू नो डिस्कम्फर्ट एंड डिसहार्ट आप हो जाते हैं. तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वो ये चूज़ किया कि अच्छा भाई अब तो मुझे OBGYN चाहिए, बिकॉज नंबर 1
कि थोड़े अरसे में मेरा नाम बन जाएगा। नंबर 2, देखो OBGYN में ना बोथ मेडिसिन और सर्जरी है। आगे जाके लाइफ में अगर मुझे फॉर एग्जांपल ब्रेक चाहिए या लाइक सारे फीमेल का तो ये होता है ना, फैमिली भी है, ये भी चीज़ें हैं, तो अगर मैं चाहूँ मैं सिर्फ OPD करना चाहूँ मैं सिर्फ OPD कर सकती हूँ, मैं चाहूँ सिर्फ सिजेरियंस करना चाहूँ मैं सिर्फ सर्जरीज कर सकती हूँ। तो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल फील्ड। और OBGYN का एवर लास्टिंग स्कोप है, सही है, जब तक दुनिया है जब तक इसका स्कोप है, ठीक है। और फिर कहीं भी आप लेकिन अपना क्लिनिक बैठ सकते हैं, इट्स अ वेरी पोर्टेबल बिजनेस। मैं यहाँ से उठ के आज जो है वो कहीं दूर दराज इलाके में इंटीरियर चली जाऊँ, वहाँ पे मैं अपना क्लिनिक खोल सकती हूँ। और लाइक मतलब OBGYN तो ऐसा है ना कि मतलब इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन कि मैं किसी मैयत में चली जाऊँ या मैं किसी शादी में चली जाऊँ तो वहाँ मेरा छोटा सा क्लिनिक खुल ही जाता है। सिर्फ वो बताने की देर होती है कि आप OBGYN से हैं, तो और वो फिर तो ये इस तरह की फील्ड है। तो इसलिए आई थिंक ये जो बेनिफिट्स मैंने बताए ये दे आर मोर फार देन इनफ कि ये मुझे सोचने पे इन्होंने मतलब मजबूर कर दिया कि हाँ जो मेरा डिसीजन है OBGYN में आने का वो बिल्कुल सही है। अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि OBGYN रखना है, नाउ हाउ यू हैव टू एक्चुअली सेलेक्ट और गेट इनटू द OBGYN रेजिडेंसी। अच्छा ठीक है, तो मैं आई थिंक मैं अपनी जर्नी से कोरिलेट करके बताती रहती हूँ तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि रियल लाइफ सिमुलेशन अगर हो तो वो इट ऑलवेज मेक्स द थिंग्स मोर ग्राफिकल एंड मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया वंस के भाई मुझे अब OBGYN नहीं आना है, तो फिर मैंने उठाई किताबें और तैयारी शुरू करी पार्ट 1 की। अब वो कौन सी किताबें थी, ठीक है। अच्छा, अब वो ये था कि एक तो रफ़ी आती है जिसके अंदर 500 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी बहुत बेसिक होती है, वो हर जिस भी स्पेशलिटी में आपने FCPS पार्ट 1 करना है वो बुक आपके काम आएगी। 2 books which are going to help you throughout any specialty are रफ़ी एंड डबल ए के नोट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये वो बच्चे जब वो इस बिजनेस में आएंगे तो वो इन बुक्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक बुक्स हो गई। बाकी उसके बाद फिर आपकी कुछ स्पेसिफिक OBGYN की बुक्स होती हैं, जैसे एसके पिंक हो गई, वो 5 पेपर की बुक्स हैं बेसिकली। प्री टेस्ट हो गई विच यू नीड टू डू। तो आपने ये बुक्स उठाई और आपने तैयारी करना शुरू करी। आई थिंक 3 months आर मोर देन इनफ कि आप जो है ना रेजिडेंसी के इंडक्शन एग्जाम के लिए तैयारी कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर वेरियस जगहों पे जो है ना मतलब वेरियस हॉस्पिटल्स में ना इंडक्शन प्रोग्राम्स अनाउंस हो रहे होते हैं, रेजिडेंसी टेस्ट अनाउंस हो रहे होते हैं, लाइक प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, ठीक है। गवर्नमेंट में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लाइक बिग नेम्स लाइक JPMC एंड सिविल, इनकी जरा थोड़ी ठहर के आती है और स्पेसिफिक महीने होते हैं कि इस महीने में आएगी, ठीक है। और ट्वाइस अ ईयर आती है, एक जनवरी इंडक्शन आती है और एक जुलाई इंडक्शन आती है। तो बोथ टाइम्स आप जिस टाइम भी ग्रेजुएट करते हो और आपकी हाउस जॉब कंप्लीट होती है, नियरर टू विच एग्जाम यू वांट टू लाइक अप्लाई फॉर द एग्जाम, वो फिर आप चूज कर सकते हैं। तो फिर आपने उनमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। वो एप्लीकेशन प्रोग्रेस एक प्रोसेस होता है, वो आपने वो अप्लाई कर दिया और साथ साथ आपकी तैयारी भी चल रही है, ठीक है। और फिर हर जगह का टेस्ट आप देते जाएं, ठीक है। तो बेसिकली वो फिर जहाँ का आपका टेस्ट क्लियर होगा वहाँ वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और फिर आफ्टर इंटरव्यू दे टेल यू कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो दिस इज द प्रोसेस। ओके, सो यू आर सेइंग पहले MBBS करेंगे, देन हाउस ऑफ कंप्लीट होगी, देन यू हैव टू गो फॉर FCPS पार्ट 1। यस। देन उसी ईयर में आपके FCPS पार्ट होने के बाद आपको जो मंथ में जो ईयर में ट्वाइस दफ़ा इंडक्शन आ रही है आपको उसमें अप्लाई करना है। बिल्कुल। एंड वो हर इंस्टीट्यूट में आपको अलग अलग अप्लाई करना होता है। जी बिल्कुल, अलग अलग अप्लाई करना होता है। जैसे मैं आपको अपना अगर अपने टाइम का बताऊं तो आई अप्लाइड इन पटेल हॉस्पिटल, आई अप्लाइड इन मेमन मेडिकल हॉस्पिटल, आई अप्लाइड इन JPMC, आई अप्लाइड इन सिविल, आई अप्लाइड इन ATU एज वेल। लेकिन ATU का थोड़ा सा टाइम ये होता है कि वो उनका जनवरी में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरह मतलब लाइक सारे मतलब मेरी अम्मी ने ना बचपन से मुझे एक बात सिखाई है कि पेपर में ना कोई क्वेश्चन ना छोड़ो, ठीक है ना। अगर नहीं भी आ रहा ना उसे खाली ना छोड़ो, कुछ तो लिख के ही आ जाओ ना उसमें, ठीक है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अप्लाई तो आपने हर जगह करना है, बिकॉज लाइक अभी तक जो मेरे व्यूअर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि FCPS पार्ट 1 क्लियर करना एक स्ट्रगल है, नो डाउट है, पर क्लियर करने के बाद जो इंडक्शन बिजनेस है ना वो एक अलग स्ट्रगल है, कि एसिंग अ रेजिडेंसी एंड एबल टू ग्रैब अ रेजिडेंसी इटसेल्फ इज लाइक कि वो कहते हैं ना कि वो शेर के मुंह में से वो कुछ निकाल के लाने वाली बात। तो ये वो बहुत एक अलग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा उसका बहुत हासिल है। तो इसलिए आप सब जगह अप्लाई करें ताकि यू ऑलवेज हैव अ बैकअप। व्हाट आर द इंस्टीट्यूट जो कि रेजिडेंसी को ऑफर कर रहे हैं बेसिकली इन कराची, बेसिकली स्पेसिफिकली? ओके, अगर आप बड़े नामों पे चले जाएं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, तो आपके पास द बिग 3 आ जाते हैं, JPMC, सिविल एंड अब्बासी, ठीक है। ऑल 3 आर ऑफरिंग रेजिडेंसी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे आ जाए तो द बिगेस्ट टर्शरी केयर इन प्राइवेट इज ATU एंड LNH, तो वो भी ऑफर कर रहे हैं। फिर बाकी बकाई हो गया और जो है फिर हम इन पर आ जाते हैं पटेल, मेमन मेडिकल। अच्छा, मैं तो बेसिकली आपको OBGYN के हवाले से बता रही हूँ, लेकिन ये यूजुअली जितने मैंने नाम लिए ना सारे दीज आर बिग नेम्स। तो ये आपको GS में भी ऑफर करेंगे, आपको जनरल मेडिसिन में भी ऑफर करेंगे, ये आपको बाकी चीज़ों में भी ऑफर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा आर्मी और नेवी साइड पे चले जाए तो PNS शिफा भी आपको ऑफर कर रही है रेजिडेंसी।
तो इंस्टीट्यूट्स तो बहुत हैं, एंड यू नो जब आपका ये टाइम आता है ना, तो अब तो माशाल्लाह से बहुत सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, तो उसमें ना जब जहाँ की भी रेजिडेंसी अनाउंस होती है ना, वो नोटिफिकेशन आ जाता था कि भाई ये अनाउंस हुई है, इसकी ये डेडलाइन है। तो आप ना ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स या ऐसे इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, और वो फिर अनाउंस होती रहती हैं, और वो फिर फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं, इंस्टा ग्रुप्स भी होते हैं, तो हर जगह से आपको जो है ना वो डाटा मिल रहा होता है कि अच्छा LNH की रेजिडेंसी अभी अनाउंस हुई है, अच्छा JPMC की अभी अनाउंस हुई है, ये इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई। तो इट्स वेरी ईजी, यू नो। तो अब तैयारी तो आपने अपनी रखनी है पूरी एग्जाम की, यू नो, और इंडक्शन टेस्ट की, वरना तो ये सब तो इज़ वेरी इजी टू नो कि कब कहाँ किसका टेस्ट हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज़ द इंडक्शन प्रोसेस और उसके क्या स्टेप्स हैं एंड क्या एग्जाम्स हैं, वो थोड़ा सा हमें बता दें। अच्छा देखो, इंडक्शन प्रोसेस का ये है कि वंस यू क्लियर योर पार्ट 1 एग्जाम, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि यू हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर जहाँ की स्पेशलिटी ऑफर की जा रही है। फिर वहाँ जो है ना वो टेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ आपने टेस्ट क्लियर किया, उनका टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर दे हैव अ इंटरव्यू, ठीक है, वो इंटरव्यू आपने क्लियर किया, उसके बाद दे डिसाइड कि आप जो है वो उनकी लिस्ट में आए हैं कि नहीं है, ठीक है। और हर जगह का जो है ना वो एक सिलेक्टेड जो है ना उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटेल सिलेक्ट्स एनुअली 6 to 8 कैंडिडेट्स, ठीक है। JPMC का भी ऐसे ही है कि वो हर वार्ड में 8 कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ 3 वार्ड्स हैं तो वो 8 करके 24 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सिविल का भी है, तो हर जगह के ना अपने अलग एक स्लॉट्स होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा आपका ये नंबर आया तो आपकी चांस है, यू नो, आने का उस सीट पे या नहीं है। तो बेसिकली यही प्रोसेस है कि आपने जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू एस करने के बाद यू गेट सेलेक्टेड। ओके, मेक सेंस। ओके, अगर फॉर एग्जांपल किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडक्शन में उसका नेम नहीं आता है, सो अगर वो सेकंड इंडक्शन में अप्लाई करते हैं तो ऐसा काउंट होगा कि लाइक फर्स्ट इंडक्शन में उनका नाम नहीं आया तो वो थर्ड बैकअप पे जा रहे हैं? नो, मैं ये कहती हूँ कि देखो जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन बड़े जो है ना शेर दिलों की यू नो लाइक प्रोफेशन है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शह सवारी मैदान में, तो हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है ना कि वी आर बेसिकली वी आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी, राइट। इसमें कोई पास और फेल नहीं होता, देयर इज नो ब्लैक एंड ग्रे इसमें ना। तो हर एग्जाम में पास और फेल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, आपका एक दफ़ा नहीं हुआ क्या हो गया। अगर आप डिटर्मेंट हैं अपने उसी चीज़ के लिए तो आप ज़रूर करेंगे। मेरे साथ एक मेरी बैचमेट होती थी, बेसिकली वो मेरी स्कूल मेट होती थी। शी कुड नॉट एस हर MD कैट एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उसको बनना डॉक्टर ही था, तो उसने पूरा 1 साल वेट किया रेजिडेंसी के लिए। तो आपको 1 साल वेट नहीं करना, वो तो अगले ही 6 महीने में आपको दोबारा से यू नो लाइक सारे हॉस्पिटल्स की दोबारा से खुल जाएंगी स्लॉट्स। तो उसने जो है पूरा 1 साल वेट किया एंड शी अप्लाइड अगेन, शी गेव द MD कैट अगेन बिकॉज शी रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर, और माशाल्लाह से उसका हो गया। तो यू नो इट्स ऑल द विल पावर, यू नो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। Okay, so what's the difference between the private sector की residency and a government sector की residency? Okay, this is a very hot topic, और I think you know kudos to you for asking this question, and I think you know Naila, you are the right voice on behalf of all the students, because I'm sure कि जो questions आप पूछ रहे हो मुझसे वही questions उन लाखों students के दिमागों में और दिलों में होंगे जो इस वक्त MBBS जर्नी के go through कर रहे हैं, या इस वक्त वो इंडक्शन प्रोसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, या वो पार्ट 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे मुल्क में और हमारे सोसाइटी में देयर इज़ अ ह्यूज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन रेजिडेंसी एग्जाम्स और FCPS एग्जाम्स। बेचारे मेडिकल स्टूडेंट्स इधर उधर जो है ना घूम रहे होते हैं, इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया कि क्या है क्या नहीं है, राइट। सो अच्छा, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की रेजिडेंसी में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया कि आई एम ब्लेस्ड इनफ टू कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जो टर्शरी केयर सेक्टर में जो बिगेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है विच इज़ JPMC, उसमें भी काम किया हुआ है, और जो टर्शरी केयर प्राइवेट सेक्टर में जो बिगेस्ट हॉस्पिटल है AKU, उसमें भी काम किया हुआ है। सो आई कैन यू नो लाइक कंपेयर द एक्सपीरियंसेस फॉर यू गाइज। उसमें यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जैसे जब मैंने AKU में काम किया तो वहाँ पे जो है ना वो उनकी अच्छी बात ये है कि वहाँ पे फॉरेन गाइडलाइंस उसी दिन फॉलो होती हैं जिस दिन वो रिलीज़ हुई हैं। फॉर एग्जांपल आज वो ACGME एक्रेडिटेड है, विच इज़ यू नो अमेरिकन गाइडलाइंस से एक्रेडिटेड है। तो अगर आज US में कोई गाइडलाइन इशू हुई है ना तो वो आज ही हम हॉस्पिटल में फॉलो करेंगे, राइट। दिस इज़ यू नो कि आप वर्ल्ड की कितने साथ साथ हैं, यू नो लाइक आप you're not left behind, ठीक है। और वहाँ पे सेफ प्रैक्टिसिंग है, वहाँ पे जो है ना वो पेशेंट लोड बहुत कम है, तो डॉक्टर्स पे भी यू नो लाइक 1-to-1 ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो कॉन्स जो कि हमें बच्चे बताते हैं वो ये है कि हैंड्स ऑन आपको थोड़ा देर से मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलता, आप बहुत सुनेंगे कि नहीं मिलता, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलता, देर से मिलता है, यू नो थोड़ा आप R3 R4 जाते हैं तो आपको मिलता है, राइट। एंड वर्सेस कमिंग बैक टू JPMC जो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे जो है ना
वो हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा है. लाइक यू विल गेट टू सी केसेस जो कि आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी. यू नो लाइक वो चीज़ जो एक यू में एक प्रिविलेज्ड पेशेंट इतनी सा एक मोल लेकर आएगा आपके पास, या इतनी सी एक इनिशियल स्टेज का एक जो है ना वो बिनाइन लीजन लेकर आएगा. यहाँ पे वही चीज़ आपको मैसिव मेलिग्नेंट लीजन देखने को मिलेगी. तो यू नो जैसे हम गाड़ी चलाने में, अगर आप लोग को जिनमें से गाड़ी चलानी आती है, जिन लोगों को यू नो द पीपल हू नो टू हाउ टू ड्राइव, तो अगर आपने मैनुअल गाड़ी चलाना सीख ली तो आपको ऑटोमेटिक चलाना तो वेरी इजी, राइट. तो यही वो यही वाली बात है. अगर आपने मुश्किल चीज़ डील कर ली ना तो आसान चीज़ डील करना तो बहुत ही ईजी है, यू नो. तो अगर आपने JPMC में काम कर लिया, JPMC इज यू नो लाइक बहुत मशहूर है, इट्स पेशेंट्स पैराडाइज. यहाँ आपको हर किस्म का पेशेंट देखने को मिलेगा, है ना. तो आप मतलब वो जो एक प्राइवेट सेक्टर में आप किताबों से लर्न करेंगे ना, मतलब लाइक प्राइवेट से जो लोग आते हैं ना हमारे पास, वो कहते हैं अच्छा ये तो हमने बस किताबों में पढ़ा है, ये तो हमने कभी देखा नहीं है, वो जो हम रोज़ देख रहे होते हैं, राइट. मतलब एक ही में आपको इक्लेप्टिक पेशेंट्स बहुत शाला नादर देखने को मिलेंगे. अब तो फिर भी देखने को मिल गए, राइट. आपको अक्रीटा एक ज़माने में बहुत यू नो रेयरली देखने को मिलता था, पर यहाँ तो हम हर कॉल पे 3-3 4-4 अक्रीटास यू नो वी आर ओपनिंग, राइट. तो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस के जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपोजर है, वो JPMC में और टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं वहाँ पे ज़्यादा है. हाँ, यहाँ पे ये है कि इतनी आपको 1-to-1 वो वाली नहीं प्रिविलेज मिल रहा होता, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वर्कफोर्स बहुत कम है. हालांकि वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, पर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टॉल जो कि बहुत एक्सीडिंग है, आपको इतना वो वाला एक्सपोजर नहीं मिल रहा. तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको दोनों जगह मिलेगा. हाउ टू बिल्ड अ CV फॉर द रेजिडेंसी एप्लीकेशन. सो मैम अपनी रेजिडेंसी एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करेंगे, पर्टिकुलरली आपकी रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए, CGP आपके MBBS के अंदर आपकी जो इलेक्टिव एक्सपीरियंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली. अच्छा, आई वुड लाइक टू स्टेट कि इसको हम सिर्फ यहीं तक कंस्ट्रक्ट नहीं करते कि सिर्फ रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए. आई थिंक किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे नो, इट्स अ 360 डायनामिक प्रोसेस, ठीक है. उसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है. एक तो आपका वो टेस्ट होता है जो आप वहाँ दे रहे होते हैं. दूसरा आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, राइट. वो फॉर वट एवर जॉब या फॉर वट एवर पोजिशन यू आर अप्लाइंग, बेसिकली योर फेस इज़ योर CV, राइट. योर फेस एंड द वे यू स्पीक इज़ योर CV फर्स्ट, ठीक है. और आप मतलब इन बच्चों को जिनको मैं बता रही हूँ उनको ऐसा लगेगा कि ये बोलना जो अभी मैं बोल रही हूँ या आप बोल रही हो या ये ऐसे ही आ जाता है. ये ऐसे नहीं आता. ये कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ आपकी प्रायर वर्क होता है, आपके एक्सपोजर्स होते हैं जो आपको ये करते हैं. तो उसके लिए आई थिंक कि लाइफ में ना आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, आपकी बी इट डिबेटिंग, बी इट रिसर्चेस, बी इट यू नो जैसे मैं अभी आगे अपनी जर्नी का बताऊंगी, तो कोई भी चीज़ हो ना वो आपका एक्सपीरियंस को शेप करती है और वो एक पर्सनालिटी लेकर आती है. वो जब आप उसके इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं ना, वो आपका वो रिफ्लेक्शन देती है उसको, ठीक है. तो आई थिंक कि रेजिडेंसी एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के लिए आई थिंक एक तो सबसे पहले आपकी एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है ना. कि आपकी जो भी स्पेशलिटी जिसमें आप हैं उसकी बुक्स और उसकी बातें आपको जो है ना बहुत अच्छे से आती हों. यू शुड हैव गुड कॉन्सेप्ट्स. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको रटिफाई कर लें. रोट लर्निंग तो मैं कभी भी यू नो लाइक आई डोंट प्रमोट रोट लर्निंग. I promote having good concepts and having thorough concepts of what you have, right. आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ना आप उसको अपनी जबान में समझा सकें, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद ये कि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, आपको बात करने का आर्ट आना चाहिए. फिर आपकी अगर 1-2 रिसर्चेस आपकी हुई है तो इट इज़ गुड, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. रही आपकी CGPA की बात, तो वो भी इतनी मैंडेटरी नहीं है. हाँ, लेकिन 3 above हो तो इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन. बट नो बडी आस्क. मैं अगर बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर की जहाँ पे मैं भी काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे यूजुअली नो बडी आस्क योर CGPA या आपकी रिसर्चेज या ऐसा कुछ. वहाँ पे तो आपका टेस्ट और आपका इंटरव्यू मैटर करता है. हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूशंस लाइक AKU दे डू टेक इनटू अकाउंट कि आपने क्या वॉलंटरी वर्क किया है, क्या आपने कम्युनिटी वर्क किया है, क्योंकि वहाँ इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है, राइट. बिकॉज बेसिकली वो काम करते हैं इन लाइन विद द इंटरनेशनल गाइडलाइंस. तो इंटरनेशनली वेलफेयर और कम्युनिटी वर्क की बहुत वैल्यू इंपॉर्टेंस है. तो वहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं. सबसे ज़्यादा जो हॉट क्वेश्चन है ना मेडिकल स्टूडेंट्स का, कि अगर वो यहाँ पर रहते हैं एंड उन्होंने यहाँ पर MBBS किया एंड हाउस ऑफ यहाँ पे किया एंड दे बाय चांस शिफ्टेड टू इस्लामाबाद या KPT वाली साइड में, तो वहाँ पर वो रेजिडेंसी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या इंडक्शन प्रोसेस में उनका कोई काम नहीं है. सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट. और इवन अगर वहाँ के बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, लाइक पंजाब और KP के बच्चे सिंध में आना चाहते हैं, पर्टिकुलरली कराची में सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो वो सेटल डाउन हो सकते हैं रेजिडेंसी के थ्रू है. अच्छा, ओके. अच्छा,
इसका जो है क्या कहते हैं, वैसे मेरा कोई पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आई वॉज कराची आइट शुरू से, और मैंने कराची में ही अपना करियर परसू किया। पर हाँ, ये कि जो फ्रेंड्स को मैंने देखा है उसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। एक तो ये है कि थोड़ा सा आई थिंक डोमिसाइल का इशू होता है कि डोमिसाइल आपका जिस प्रोविंस का है, फॉर एग्जाम्पल सिंध का है, तो आप सिंध में ही लाइक बेसिकली आपको ज़्यादा अपर हैंड मिलता है इन गेटिंग रेजिडेंसीज इन सिंध, राइट, एज कम्पेयर टू कैंडिडेट हु इज फ्रॉम पंजाब एंड हैज अ पंजाब डोमिसाइल, तो उसको सिंध वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। आई हैव सीन एग्जांपल्स, वन ऑफ माय फ्रेंड, शी डिड हर 2 year रेजिडेंसी इन इस्लामाबाद एंड देन शी केम ओवर हियर, एंड इसी तरह एक रेजिडेंट यहाँ से 2 years करके फिर इस्लामाबाद चली गई। तो ऐसा हो जाता है, इट्स नॉट कि नहीं होता। मैंने वही वाली बात की, आई थिंक हमारी आज की वीडियो का जो मोटो होना चाहिए वो कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अल्लाह ताला रास्ते बना ही देता है और ये हो जाता है। इट्स ऐसा नहीं है कि नो गो जोन है, होगा नहीं। ओके, इसका मतलब है कि इवन अगर आपने MBBS सिंध से किया या कराची से किया तो आप लोग पंजाब या फिर इस्लामाबाद या फिर आप लोग KP के शिफ्ट हो सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने वहाँ पर रेजिडेंसी स्टार्ट कर दी है तो मिड वे आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोग नहीं आ सकते। सो दिस इज द मिथ आई वुड से कि थैंक यू मैम, आपने हमें पॉइंट शेयर किया, क्योंकि ये नॉलेज तो किसी को भी नहीं था। नहीं, इट्स ओके। व्हाट आर द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग OBGYN स्पेशलिटी बेसिकली? अच्छा, ओके। आई थिंक इस क्वेश्चन पे हमें ज़रूर लाइट शेड करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को तो ऐसा लगता है कि OBGYN के सिर्फ कॉन्स ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर ऑफ इट। एंड सबसे पहले तो मैं जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि जिनको परसू करने में थोड़ा इंटरेस्ट है और जिनको नहीं भी है वो भी ज़रूर आएँ। एवरी ट्यूसडे फ्राइडे वी आर यूनिट इज़ ऑन कॉल, और आप आएँ, यू आर मोस्ट वेलकम। यू नो टू कम इन प्रॉपर अटायर, सारे स्क्रब्स पहन के आएँ, मास्क हो, कैप हो, एंड प्रॉपर परमिशन हो। और उसके बाद फिर हम लोग आपको असिस्ट कराएंगे, हम आपको डिलीवरीज भी दिखाएंगे, हम आपको सिजेरियन भी दिखाएंगे। तो आपका एक तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको देखने में खुद ही समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा प्रोज हैं ज़्यादा कॉन्स हैं, ठीक है। फिर जो बाकी कुछ कंफ्यूजन बच जाएगी तो वो हाउस जॉब करके गायनेकोलॉजी में देख लेंगे, भाई ज़्यादा प्रोज हैं ज़्यादा कॉन्स हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द वीडियो एंड फॉर द सेक ऑफ योर क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आंसर कि देखो, हर चीज़ के अच्छाई और बुराइयाँ होती हैं, ठीक है। इसी तरह OBGYN की भी हैं। अच्छा, पहले हम स्टार्ट करते हैं अच्छाइयों से। अच्छाइयाँ क्या हैं कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि इट्स अ डायनामिक फील्ड, ऐसी फील्ड है जिसमें मेडिसिन सर्जरी दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड आती हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे इसका सबसे बड़ा प्रो लगता है ना, वो ये है कि देखो, बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग अ फीमेल, आई एम एबल टू सर्व अदर फीमेल, यू नो, तो दिस इज वेरी इन लाइन विद वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो अगर आपको वो, और वुमेन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो तबका है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड, सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड, सबसे ज़्यादा जिनको लैक ऑफ अवेयरनेस है, अपने राइट्स ही नहीं पता उनको, चाहे वो उनके बेसिक हेल्थ राइट्स हो, चाहे वो उनकी बेसिक फेमिनिन हाइजीन हो, चाहे वो उनकी बर्थिंग राइट्स हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्प्स, यू नो, लाइक हमारे मुल्क में अभी भी औरतों को ये लगता है कि बच्चा पैदा करना जो है वो उनके शौहर डिसाइड करेंगे कि कब करना है और कब नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि इसमें उनका भी एक से है, या दे कैन डिसाइड व्हेन देयर बॉडी इज रेडी टू बर्थ अ चाइल्ड, राइट। सो इस तरह की चीज़ें अगर हम जैसे लोग, जिनको अल्लाह ताला ने इतना हुनर दिया है, अगर हम जैसे लोग गायनी को यू करके कि ओ माय गॉड ये गंदी फील्ड है, ये है, ये टॉक्सिक है, ये करके हम नहीं आएंगे इन चीज़ों में आगे, तो उन औरतों का क्या है जिनको हमारी ज़रूरत है, राइट। तो इनके लिए भी तो किसी को काम करना है ना। तो एक प्रो ये हो गया कि बीइंग अ वुमेन यू आर सर्विंग योर फेलो वुमेन, ठीक है। दूसरा प्रो ये हो गया कि आपको जो है वो मेडिसिन सर्जरी दोनों इन हैंड मिल रही है। तीसरा प्रो ये हो गया कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि एवरलास्टिंग स्कोप है, ठीक है। और प्रोज तो बहुत सारे हैं, राइट। आपको यू नो लाइक विद इतनी ज़्यादा बाकी अकॉर्डिंग टू द बाकी सर्जिकल फील्ड्स आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है अपना नाम कमाने के लिए, ना जल्दी आप अपना नाम कमा सकते हैं, बिकॉज वो मेल डोमिनेंस ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉन्स पे। तो कॉन्स थोड़े से ये हैं कि आपकी ना थोड़ी सी सोशल लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, थोड़ी सी तो नहीं कहूँगी मैं, आई एम बीइंग मॉडेस्ट ओवर हियर, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, डिपेंडिंग कि आप रेजिडेंट हैं या आप कंसल्टेंट हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट। आपकी रातें आपकी अपनी नहीं है, यू कैन गेट अ कॉल यू नो एनी टाइम फॉर अ सिजेरियन, फॉर अ पेशेंट हु इज गोइंग टू लेबर, फॉर एन एमरजेंसी यू वर नॉट इवन सस्पेक्टिंग कि ये एमरजेंसी हो जाएगी, राइट। तो एक तो आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं कहीं रेजिडेंसी जो है ना OBGYN की थोड़ी टॉक्सिक होती है, यू नो, और वो टॉक्सिक बनाने वाले भी मैं यही कहूँगी कि वो हम लोग ही हैं, खुद ही हैं, ठीक है। अगर हम लोग ही इसको एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें और हम लोग उसको जो है वो अच्छे से काम करें मिलकर एज अ टीम वर्क, तो यही चीज़ बहुत फ्रूटफुल भी हो सकती है। तो कॉन्स बस यही है कि टफ है, हेक्टिक है, आपको अपने यू नो टोज पे होना पड़ता है। लाइक वी डू 30 आवर कॉल्स, और उस 30 आवर कॉल में हार्डली वी गेट 2 to 4 hours ऑफ स्लीप, डिपेंडिंग अपॉन कॉल कैसी जा रही है। ऐसी कॉल्स भी होती हैं जिसमें हम एक लम्हे भी ना सोएं,
ठीक है. तो इट इज़ वेरी अनइमेजिनेबल फॉर अ ले मैन कि आप कैसे काम कर सकते हैं 30 आवर्स बगैर सोए, बगैर अक्सर हम टाइम पे खा नहीं पाते, हम टाइम पे वॉशरूम नहीं जा पाते. तो दिस इज व्हाट इट टेक्स योर ब्लड एंड स्वेट टू बिकम अ डॉक्टर फर्स्ट, देन अ सर्जन एंड देन एन OBGYN. तो सो आपने बताया कि बहुत हेक्टिक होता है, सो हाउ डू यू मैनेज एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप मेंटेन करती हैं एज ए रेजिडेंट स्पेसिफिकली? ओके, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडुकेटर ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है ना. तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप काम भी करें और आप जो है ना वो आराम भी करें, बिकॉज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, राइट. सो मैं ऐसे करती हूँ कि देखो हमारे कॉल डेज होते हैं दिन में, सॉरी वीक में, तो ठीक है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे. उसके अलावा व्हेन आई एम नॉट ऑन कॉल एंड व्हेन आई एम ऑन माई रेगुलर डेज, तो घर जाके लाइक मैं अपने, अगर मुझे मेरा मंथ वाला वो टाइम हो गया है कि आई वांट टू गो टू अ स्पा, तो मैं स्पा जा चली गई, रिलैक्सिंग डे हो गया, कभी म्यूजिक सुन लिया, और सबसे ज़्यादा आई थिंक इस सबसे ज़्यादा जो बढ़कर है ना, आई ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. चाहे मेरे पास तुम जैसे स्टूडेंट्स आए या चाहे मेरे पास कोई सीनियर आए, कोई जूनियर आए, आई ऑलवेज ग्रीट देम विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड अप्रोचेबल एट द सेम टाइम. बिकॉज लाइक अगर आपकी पर्सनैलिटी अप्रोचेबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो अ लॉट ऑफ पीपल दे आर अफ्रेड कि हम इनको कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें. तो आई थिंक वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना आपका, वो इसी तरह बनता है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत रिजिड ना रखें और आप अपने आप को हर जगह लाइक फ्लेक्सिबल रखें. तो मैं तो अपने लेजर टाइम में डांस भी करती हूँ, म्यूजिक भी सुनती हूँ, मैं कभी मेरा दिल चाहे मैं पेंटिंग भी करती हूँ, कभी मुझे बहुत शौक चढ़ा तो मैं कुछ कुक कर लेती हूँ फॉर फैमिली, कभी मैं खुद किसी ट्रिप पे निकल जाती हूँ. आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट. सो इट हेल्प्स टू लोअर डाउन द कॉर्टिसोल इन योर ब्लड स्ट्रीम, जो कि आप इतना हर वक्त एड्रेनलिन रश रहता है ना, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द फ्लोर लेबर रूम में, तो जो है क्या कहते हैं कि हमशा आ गया, उठी रेडी करो, ये करो, वो करो, इट्स ऑलवेज अ हसल बसल वाली सिचुएशन रहती है. तो अगर आप उसमें अपने आप को यू लेट योर सेल्फ रिलैक्स इन द नेचर्स सीनरी और ये वाली चीज़ें, तो आपको बहुत एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट मिल जाता है. Thank you so much, ma'am. Okay, I want to tell this one thing कि मैं जैसे कि कंटेंट बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे फॉर लाइक रील्स वगैरह. ओके, सो बहुत सारे जो PGs हैं हमारे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, बट मुझे कहीं से भी ना कभी बहुत रेयरली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दे लाइक माई कंटेंट, बट टीचर्स होते हैं ना, वो होते हैं कि आपने बेटा फोकस करना है सिर्फ पढ़ाई के ऊपर. बट मैम वॉज द फर्स्ट पर्सन एवर जिन्होंने मुझे अप्रोच किया. उस दिन मेरा वाट टेस्ट था, मैम आपको याद है, मेरा वाट टेस्ट था, एंड शी अप्रोच मी, शी वाज लाइक आप इसका व्लॉग जरूर बनाना एंड जरूर डालना, मैं जरूर देखूंगी. एंड मुझे वो इतना अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा. उसके बाद मैम अप्रोच मी कि हम कुछ ना कुछ करते हैं. तो मुझे मैम इस सच्चा वो ऑपोजिट नहीं होता जो OBGYN का हमने स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप बनाई हुई है. मैम इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट पर्सन. मैम आपको इतनी पॉजिटिवनेस कैसे आई OBGYN में आएगी, तो कितना टॉक्सिक माहौल होता है यहाँ पे? अच्छा, आई थिंक आई एम अ पॉजिटिव पर्सन. शुरू से आई सी द ब्राइटर साइड मोर लाइफ में हमेशा से. डेफिनेटली आई फेस्ड माई ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स इन माई लाइफ, बट आई ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, बिकॉज वो कहते हैं ना कि लाइफ तो हंस के भी गुजारनी है और रो के भी गुजारनी है, लेकिन गुजारनी तो है, राइट. ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरी अपनी पर्सनैलिटी के बाद जो मैं क्रेडिट दूंगी वो हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर निखत अली शाह, मैं उनको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी कि यहाँ पर आके लाइक, क्योंकि शी वॉज द वन who broke the chain of toxicity in gynecology, right. वरना आज भी बहुत टॉक्सिक प्रैक्टिसेस होती हैं गायनी में, पर उन्होंने जो है ना वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि आप HOD को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके रूम में जा सकते हैं. और गायनेकोलॉजी में बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है कि सब खाएंगे भी, सोएंगे भी, पिएंगे भी, काम भी करेंगे, और सब कुछ जो है ना वो एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में होगा. हमारे यहाँ कल्चरल डेज भी होते हैं, हमारे यहाँ फेयरवेल्स भी होती हैं, डांस पार्टीज भी होती हैं, सब कुछ होता है हैंड इन हैंड. हम इंसानों को भी बचा रहे हैं, हम मैटरनल मोर्टेलिटी की भी बात कर रहे हैं, तो हम जो है ना वो इसके अलावा जो है वो हम किसी का बेबी पैदा हो रहा है हमारे किसी रेजिडेंट का, तो हम उसका ब्राइडल शावर या बेबी शावर भी कर रहे हैं. तो मतलब लाइफ इज़ वेरी बैलेंस्ड ओवर हियर. तो आई थिंक कि वो खुद भी मैं एक पॉजिटिव थी, और फिर मैं यहाँ पे जब आई तो मुझे आई वॉज ब्लेस्ड इनफ टू गेट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, तो उसके अंदर रह के मेरी और पॉजिटिविटी आउटशाइन हो गई. तो आई थिंक कि काम तो आपका काम है OBGYN. अगर आप ये मतलब मैं अगर घर जाके ये मतलब अब ये इम्पोज करना शुरू कर दूँ कि मैं 30 आवर कॉल के बाद आई हूँ और मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, तो दिस इज़ वेरी हार्श ऑन देम, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग, ज़ाहिर है वो भी घर पे काम ही कर रहे हैं ना. पर ये कि आपको ना आना चाहिए अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना, बिकॉज लाइक आपकी प्लेट है और आपने उसमें सभी मैनेज करना है. ठीक है, अगर आप कुछ एक चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर यू आर नॉट अ गुड
मैनेजर ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू कैन आई डोंट थिंक यू कैन नॉट बी अ गुड सर्जन इवन बिकॉज अगर आपने लाइफ का स्ट्रेस लिया हुआ है तो आपको सर्जरी में करते हुए आपको डिस्टर्ब करेगा, और आपने सर्जरी का स्ट्रेस लिया हुआ है कि अच्छा फलाने बंदे में मैंने वो क्लोज किया था नहीं किया था, तो वो आपको अपनी लाइफ में डिस्टर्ब करेगा. तो आई थिंक डू योर वर्क विद अटमोस्ट डिलिजेंस, अटमोस्ट मतलब ईमानदारी से अपना काम करें, और उसके बाद लीव द रेस्ट वाला, ठीक है. और आप ये जान के सोएं हर रात कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और अल्लाह ताला मुझे इसका रिवॉर्ड देगा, और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, और कोई मुझे फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे. तो आई थिंक द पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम 3 P's के आपकी लाइफ में, कि एक तो परसिस्टेंस और एक प्रेयर और एक आपकी अपनी पॉजिटिव माइंड सेट. तो आई थिंक इफ इफ यू फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स तो आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं. Ma'am, what is the scope of OBGYN for men and women both, and specifically for the men? Okay. Again, I would like to reiterate, when there is a will, there is a way, right? तो मैन का बहुत स्कोप है OBGYN में. I can take some big names which are male gynecologists in our country, right? And और अभी रिसेंटली हमारे अपने डिपार्टमेंट में एक मेल हाउस ऑफिसर इंडक्ट हुआ है, और वो अपने इंटरेस्ट से आया है, ठीक है. और हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, शी इज़ वेरी इंकरेजिंग एंड शी इज़ वेरी शी प्रमोट्स के मेल्स आएँ और इस फील्ड में जो है उसको ज्वाइन करें. और हर जगह जहाँ पे भी इंटरेस्ट है ना, हम उसको ज़रूर केटर करते हैं और उसको ज़रूर प्रमोट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप आए. मैंने जैसे आपको वो स्टेप लेटर बताई ना, कि अगर इफ़ यूर इंटरेस्टेड, राइट, तो आई वुड लाइक टू गिव एन ओपन इन्विटेशन कि आप ज़रूर आएँ. हमारे कॉल डेज होते हैं, हमारे कॉल डेज के आप एक्सपीरियंस करें, आपको एक मिनी एक्सपोजर मिलेगा. उसके बाद आप इफ़ यूर रियली इंटरेस्टेड उसको उसके देखने के बाद भी तब आप आएँ हमारे डिपार्टमेंट आए. इफ़ यू वांट टू डू इंटर्नशिप, यू आर मोर देन वेलकम. इफ़ यू वांट टू डू अ हाउस जॉब, यू आर मोर देन वेलकम. इफ़ यू वांट टू डू अ रेजिडेंसी, यू आर मोर देन वेलकम, राइट. सो हमारे यहाँ सारे दरवाजे खुले हुए हैं. You can come anytime and you can visit the department, you can visit the labor room, you can visit the OTs, and you can see if OBGYN is your calling or not, ठीक है. और सवाल का दूसरा एस्पेक्ट वो तो इन इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वुमेन का तो बहुत ही स्कोप है, बिकॉज हमारे माशरे में ज़ाहिर है जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं एक औरत से एग्जामिन करवाने में अपने आप को बनस्बत एक मेल के, ठीक है. तो वुमेन का तो स्कोप ही स्कोप है, लाइक आप कहीं पे भी इवन अगर इफ़ यू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली जो आपको अलाउ नहीं करते बाहर जाने को, तो आप अपने घर से क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकती हैं, अपने घर से बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, अपने घर से वीडियो कंसल्टेशन दे सकती हैं, अपने घर से वीडियो लेक्चर्स टीच कर सकती हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ अ स्कोप, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत स्कोप है. Okay, ma'am, so what is the difference between the fellowship of OBGYN and the residency of OBGYN? Okay, so basically residency is when you have cleared your part 1 exam, FCPS part 1 exam, and you are yet to clear your FCPS part 2 exam, ठीक है. यानी FCPS part 1 आपने कर लिया, फिर आप 4 साल की रेजिडेंसी करते हैं, इसके बाद आप पार्ट 2 देते हैं. और फेलोशिप वो है जो आप पार्ट 2 क्लियर करने के बाद अगर आप उस फील्ड में सब स्पेशलाइज कर रहे हैं तो वो तब होती है. फॉर एग्जाम्पल अब OBGYN है, ठीक है, इसकी सब स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि यूरोगायनेकोलॉजी या इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, या मटर्नल फीटल मेडिसिन या गायनी ऑन्कोलॉजी, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आपने पार्ट 2 कर लिया, ठीक है. अब आजकल वो दौर नहीं रहा कि आपने बस सिर्फ स्पेशलाइज कर लिया एंड दैट्स इट. नो, अब आज तो सब स्पेशलिटीज़ का दौर है और सब स्पेशलिटीज़ का दौर है, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अब आपका दिल है कि मैं यूरोगायनेकोलॉजी में जो है ना आगे जाऊँ, या मैं गायनी ऑन्कोलॉजी मतलब मैं कैंसर्स में एक्सपर्टीज़ हासिल करूँ, ठीक है. तो आपने फिर क्या करना है कि आपने एक 2 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम होता है, आपने उसमें एनरोल होना है आफ्टर क्लियरिंग योर पार्ट 2 एग्जाम, ठीक है. उसका प्री रिक्विजिट क्या है कि यू हैव टू क्लियर योर पार्ट 2 एग्जाम. पार्ट 2 एग्जाम क्लियर करने के बाद और हैविंग सम रिसर्चेस अंडर योर नेम, और उसके बाद फिर आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करें. एंड देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंसी एंड योर फेलोशिप. द ओनली डिफरेंस इज वो पार्ट 2 का एग्जाम, दैट इज अ ब्रिज. मैम इज़ अ रियल एग्जाम्पल फॉर दैट कि अगर आपने हाउस जॉब में नहीं ली गायनेकोलॉजी तो फिर भी यू कैन डू रेजिडेंसी. बट लेट्स डिस्कस कि क्या इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं करते तो भी आप आगे जो है वो एलिजिबल होते हो रेजिडेंसी के लिए या नहीं होते, या अभी कोई पॉलिसी चेंज हो गई है. सो व्हाट डू यू थिंक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस स्पेशलिटी में सब जो है आगे जाना है उसमें आपने हाउस जॉब की भी हो नहीं की भी हो. डेफिनेटली अगर आपने की हुई है तो वो आपको एक अपर हैंड एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि आपने उसको देखा हुआ है करीब से और आपने उसको किया हुआ है. तो आप जब आएंगे एज अ बिगिनर तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो पहले से पता होंगी, तो वो आपको एक बेनिफिट देगा, नो डाउट, ठीक है. पर ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, इस डिबेट में मैं ये कहूँगी कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिस JPMC, तो यहाँ तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा. हाँ, आई विल नॉट से या आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको एज अ थंब रूल फॉलो करें, बिकॉज यू नेवर नो कि जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो एक मैंडेटरी उसका रिक्विजिट हो, तो फिर आप उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, राइट.
पर हाँ ये कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो इस चीज़ को कंसिडर करता है या नहीं करता। अगर तो उनका प्री रेक्विजिट है फिर तो आप उसको यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, बट अगर वो नहीं करता तो फिर आपकी बात वहाँ पे चल जाएगी कि आप जो है। और अभी जो है क्या कहते हैं, बिफोर द पॉडकास्ट वी मेट अ प्रोफेसर गायनेकोलॉजी की, जो कि उन्होंने भी गायनी में हाउस जॉब नहीं की। मेरी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गायनी में हाउस जॉब नहीं की और टुडे दे आर रेजिडेंट्स, टुडे दे आर कंसल्टेंट्स। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने गायनी में हाउस जॉब की हो नहीं की हो, ज़रूरी ये है कि आप जिस वक्त पार्ट 1 का एग्जाम देकर आए उस वक्त आपके अंदर कितना जज्बा था उस रेजिडेंसी को एस करने का, या उस रेजिडेंसी को जो है वो ग्रैब करने के बाद एज अ R1 अपने आप को प्रूव करने का अपने कंसल्टेंट्स को कि नहीं मैंने अगर ये रेजिडेंसी ली है, एक्वायर की है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट हूँ। बिकॉज आफ्टर एक्वायरिंग द रेजिडेंसी एज वेल आपके कंसल्टेंट्स आपको रिव्यू कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि दैट इज द एंड ऑफ द जर्नी कि अच्छा आपने रेजिडेंसी एक्वायर कर लिया बस, नहीं, वो आपको रिव्यू कर रहे होते हैं कि ये बच्चा कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है, एक बच्चा जो हाउस जॉब कर आया है गायनी में, वो R1 होकर थोड़ा सा लाइक इतना इंटरेस्टेड ना रहे, और एक बच्चा जो कि नहीं करके आया है या नहीं करके आई है और वो बहुत इंटरेस्ट शो करें, तो डेफिनेटली दे विल वैल्यू दैट पर्सन मोर, या वो उस पर अपने रिमार्क्स बहुत अच्छे देंगे, उस पर उतनी जो है उनकी रिकमेंडेशन ज़्यादा होंगी, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। सो ऑल एट द एंड ऑफ द डे योर पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। Exactly. So if you have to choose between the unpaid residency in your deemed institute or the paid residency in a non-well hospital, so what you going to choose? ओके, आई थिंक देन अगेन आई वुड से कि ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मेरा ओपिनियन ये कहेगा कि आई विल चूज अनपेड रेजिडेंसी इन माई चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। वाई? बिकॉज रेजिडेंसी इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग, राइट? सो अगर आपका वो ड्रीम इंस्टीट्यूट है तो यकीनन वो किसी वजह से होगा, इसलिए तो नहीं होगा कि उसकी बिल्डिंग बहुत शानदार है, राइट? इसलिए होगा जाहिर है कि वहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छी होगी, वहाँ आपके पसंद के कंसल्टेंट्स होंगे, वहाँ पे जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा वो दुनिया से आउट ऑफ द वर्ल्ड ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बात है ना वो ये है कि आप वहाँ पे अपने आप को रखें या वहाँ उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालें जहाँ पे आपको पता है कि लर्निंग एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज रेजिडेंसी का पर्पज़ ही वहाँ पे सर्व हो रहा है अगर वहाँ लर्निंग हो रही है तो। ठीक है, पर देन अगेन आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग होते हैं जिनको अपना घर सपोर्ट करना होता है, कुछ मेल्स होते हैं जिनको अपना घर चलाना होता है, कुछ फीमेल्स भी होती हैं जिनको अपने घर पे कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। तो देन अगेन इफ यू वांट टू फाइंड दैट बैलेंस, देन फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आप पेड रेजिडेंसी की तरफ जाएं। कोई बात नहीं, वो इंस्टीट्यूट आपकी पसंद का नहीं है, पर इट्स गोइंग टू गिव यू समथिंग और द अदर। ऐसा नहीं होता कि कोई इंस्टीट्यूट आपको कुछ भी सिखा के ना जाए। इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स या इवन ऐसे बैठना किसी के साथ हमेशा आपको कुछ सिखा के जाता है। Exactly. आप अपने छोटों के साथ ही बैठ जाएं, आपको कुछ वो सिखा के जाएंगे, राइट? तो एक इंस्टीट्यूट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आपको कुछ सिखा के ना जाए? ठीक है, तो आप फिर पेड रेजिडेंसी करें ताकि आपको वो पेमेंट भी आपके हाथ में आ जाए और वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको लर्निंग भी हो जाए, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा मेहनत अपने ऊपर कर लें, थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर लें, थोड़ा उस इंस्टीट्यूट के पार आने किसके लिए थोड़ा सा उस इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स बना लें, वो आपको थोड़ा सा लाइक उसकी नो हाउ दे देंगे। या आपने रेजिडेंसी तो उसमें कर ली, फिर आपने रेजिडेंसी कंप्लीट होने के बाद कुछ पार्ट टाइम 3 मंथ उस इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके दोनों शौक जो है ना स्टेबलाइज हो गए, बैलेंस हो गए। तो देयर इज ऑलवेज वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स इन लाइफ, और हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिलती, पर यह है कि हमें लाइफ से वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो हमें चाहिए। Exactly. राइट। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है ना, मैम ने अभी हम लोग यही बात डिस्कस करी थी, शी सेज कि आपका हमेशा लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। और हम लोग एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जिस दिन हम ग्रेजुएट होंगे उस दिन हमारे सर पे डॉक्टर का ताज लग जाएगा एंड वी आर लाइक अ डॉक्टर्स, और हम लोग कुछ बन चुके हैं। कुछ उस टाइम पे जब आप लोग हाउस जॉब में आएंगे यू विल रियलाइज कि आप लोग सबसे छोटे इंसान हो हॉस्पिटल में। वो कहते हैं छोटे लोग, तो कहते हैं हाउस ऑफिसर्स, यस हाउस ऑफिसर्स सबसे छोटे लोग होते हैं। एंड अगर आप रेजिडेंसी में भी अपना लर्निंग माइंडसेट रखोगे तभी आप आगे जाके कामयाब हो सकोगे। So, ma'am, are there any tips or resources that you wish that you known earlier before in your career? अच्छा, ओके, आई वॉज अ वेरी एक्टिव काइंड ऑफ किड शुरू से ही। इन माई O levels एंड A levels आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डिबेटिंग, और मैं ब्रिटिश काउंसिल की वर्चुअल एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ। मैं अपने स्कूल में भी 2 वीक्स के लिए न्यूलैंड्स उनका वीकेंड हाउस का कैंपस था, उसको मैंने उसके लिए एक कोर्स था इंग्लिश लिटरेचर और ग्रेट डिस्कवरीज का, तो उसको मैं जाके वहाँ लंदन में अटेंड कर चुकी हूँ। तो ये मैं बेसिकली उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की थी अपनी लाइफ में, तो वो ज़रूर ऐसा कुछ करें जो कि उनके एक्सपीरियंस में एड अप करें। ठीक है, हाँ, लेकिन वो चीज़ जो कि मुझे लगता है कि जिस चीज़ पे मेरी नज़र ज़्यादा नहीं गई वो है आई थिंक रिसर्च का एस्पेक्ट। ठीक है, बिकॉज आई वॉज
वॉज अ वेरी ब्राइट किड शुरू से, तो मैं ज़रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, डिबेटिंग और होस्टिंग इवेंट्स एंड अपेयरिंग ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड लाइक ऑलवेज इन द लीडरशिप क्वालिटीज़, राइट। लेकिन वो जो रिसर्च है ना, खामोशी से बैठ के किसी चीज़ पर रिसर्च करने वाली जो एक वो तबीयत थी, वो मेरी नहीं रही शुरू से। जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर देती हूँ, तो आज जब रिसर्च एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है मेरी ट्रेनिंग का, तो अब तक मैं बहुत प्रो हो चुकी होती हूँ उसमें। अब मैं वो नहीं कर रही होती कि अच्छा साइनॉप्सिस क्या होता है, SPSS क्या होता है, लाइक दीज थिंग्स, वो मुझे बहुत पहले पता चल जाती। तो आई थिंक रिसर्च एक ऐसा चीज़ है जो कि अब तो जैसे कि नायला ने मुझे बताया कि अब तो स्टूडेंट्स जो हैं वो भाई लाइक स्टूडेंट लाइफ में उनकी 52 रिसर्चेस पब्लिश हुई नहीं है। सो लाइक हमारी तो एक भी नहीं हुई। मेरी बात नहीं कर रही मैम, मेरी तो नहीं, ये है कोई बहुत होनहार बच्चे बस जिनकी हुई नहीं है। तो मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि चलो 52 ना सही, पर एक तो रिसर्चेस आपकी जो है ना वो पब्लिश हुई हो, या आप एक्सपीरियंस हो कि रिसर्च करते कैसे, राइट। वो जो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस होता है ना, करते कैसे, बिकॉज रिसर्च ब्रॉडन्स योर माइंड सेट, रिसर्च ओपन्स योर लाइक वो दिमाग के दरवाजे सारे खोलता है कि एक लाइन में आपको सोचना नहीं सिखाता, वो बहुत मल्टी पैरेलल विजन आपको देता है। तो आई थिंक दिस इज वन एस्पेक्ट जो मैं मिस करती हूँ कि मुझे इसको जरूर क्रैक करना चाहिए। So we are ending our show, and ma'am, if there is any message that you want to give to the audience. ओके, आई थिंक काफ़ी मैसेजेस तो मैंने वीडियो में दिए भी हैं, और पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझे कुछ फोकस करके कहना है तो आई वुड ऑलवेज वांट टू से कि अपने आप को लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रखें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाए ना, कितना भी बुरा हो जाए तो क्या ही हो जाएगा, ऑलवेज हैव दिस माइंड सेट के तो क्या ही हो जाएगा, राइट। और यकीन करें मेरी बात, आज जहाँ मैं बैठी हूँ और आज इससे आगे भी हम जहाँ जाएंगे, वहाँ से जब हम आप लोग का जो स्टेज पे आप लोग हैं तो हम देखते हैं तो हम कहते हैं कुछ नहीं होता, राइट, कुछ नहीं होता, राइट। लाइफ चलती रहती है, लाइफ हैज़ इट्स ओन पाथवे, एंड यू जस्ट नीड टू हैव that determination and that willpower to pave through the life, right? Because life to will give you lemons, but you should know how to squeeze them and how to make a lemonade, right? Exactly. तो always be positive। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत important है कि जहाँ भी जाएं वहाँ पे कुछ सिखा के, कुछ कंट्रीब्यूट करके उठें, ठीक है। वेदर इट बी पेशेंट्स, वेदर इट बी स्टूडेंट्स, वेदर इट बी योर फैकल्टी, वेदर इट बी योर नेबर्स, वेदर इट बी चिल्ड्रन, आपने कुछ अच्छी बात कह के उठना है वहाँ से। ज़रूरी नहीं है आपने वो बैठ के वहाँ पे नसीहत ही करनी है, पर इन अ वे आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी सिर्फ एक स्माइल पास करने से, सिर्फ एक स्माइल से भी वो अगला बच्चा क्या सीख रहा है कि अच्छा ये आई थी, ये इतनी बड़ी सर्जन होकर भी अगर स्माइल पास कर रही है तो आई शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड आई शुड ऑलवेज बी पासिंग स्माइल टू रैंडम स्ट्रेंजर्स, राइट। तो वो आपकी साइलेंट बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ सीख रहा है, राइट। आप स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं तो आपने सिर्फ एक मोनोटोनस पढ़ाना नहीं है, आपने उनको कुछ ऐसी पैरेलल बात बता देनी है कि वो उनके काम आ जाए, राइट। तो ऑलवेज गिव बैक। द सेकेंड मैसेज इज ऑलवेज गिव बैक, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है तो बहुत चुन के पहुंचाया है, यू आर द क्रीम ऑफ दिस नेशन। अगर ये जितनी भी मेरी ऑडियंस है ये सारी यूजुअली MD-बेस्ड स्टूडेंट्स ही होंगे, तो ये आर क्रीम ऑफ द नेशन। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया और आगे आपको अल्लाह ताला बहुत सारे आला मुकामों से नवाजेगा, तो डेफिनेटली बहुत चुन के, बहुत सेलेक्ट करके अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। हर एक को तो नहीं अल्लाह ताला यहाँ पे ये वाली डेजिग्नेशन देता, तो यू शुड लाइक उसको वैल्यू करें और अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेस्ट तरीका यही है कि एक तो आप उसके आगे खड़े हों जो कि नमाज होती है, और दूसरा तरीका बड़ा ये है कि आप उसकी क्रिएशन की हेल्प करें। तो आई थिंक दिस इज द फाइनल मैसेज विच आई वुड लाइक टू गिव। Okay, thank you so much, ma'am, for showing up to our show. Thank you so much. Thank you so much to you as well for taking out time from your studies, and I would look forward to such shows, and I would like to talk on like topics जो कि awareness create करते हैं students में, हमारी female patients में, हमारे even male patients में, like anything then again in any way I would be able to contribute to the society, I would love it. Okay, thank you so much, ma'am.